हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विथ जावेद सर में। तो आज हम डिस्कस करेंगे 28 नवंबर 2024 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को। तो आप इस पूरे सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, पहले हम लोग पिछले दिन यानी 27 नवंबर के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, आईपीएस रश्मि शुक्ला किस राज्य की पुलिस महानिदेशक बनी है? तो यह महाराष्ट्र राज्य की पुलिस महानिदेशक बनी है। हाल ही में यामांडू ओरसी किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो यामांडू ओरसी यह उरुग्वे देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। दिनेश भाटिया किस देश में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं? तो यह ब्राजील देश में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं। हाल ही में 26 नवंबर 2024 को संविधान दिवस मनाया गया है। यह संविधान दिवस की कौन सी वर्षगांठ थी? तो 26 नवंबर 2024 को संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। हाल ही में डेविस कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो इसे इटली ने जीता है। आईपीएल नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वैभव सूर्यवंशी यह आईपीएल नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसे एंडर्स एंटोनसेन ने जीता है। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसे से यंग एन ने जीता है। और अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे कृषि मंत्री के रूप में नियुक्त किया है? तो ब्रूक रोलिंस को अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कृषि मंत्री नियुक्त किया है। अब चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आज के सेशन को कवर कर लेते हैं, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में टीचर ऐप का अनावरण किसने किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अभी हाल ही में टीचर ऐप का अनावरण किया है। और फ्रेंड्स, अगर ऑप्शन की बात करें तो राजनाथ सिंह यह वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सांसद हैं। और पीयूष गोयल यह वर्तमान में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं। और जगदीप धनखड़ की बात करें फ्रेंड, तो यह वर्तमान में भारत के 14वें उपराष्ट्रपति हैं। आइए इसको डिटेल में जान लेते हैं फ्रेंड। शिक्षा के क्षेत्र में नई तकनीकों को शामिल करने और शिक्षा की रीच को और अधिक बढ़ाने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में टीचर ऐप का अनावरण किया। और इसके उद्देश्य की बात करें फ्रेंड्स, तो शिक्षकों को भविष्य के लिए तैयार कौशल से लैस करके भारत में शिक्षा में क्रांति लाना है, और शिक्षकों को उच्च गुणवत्ता वाली आकर्षक सामग्री प्रदान करेगा, जिसका उपयोग कक्षा में पाठ तैयार करने और लेन देन के तरीके सीखने के लिए किया जा सकता है। अच्छा फ्रेंड्स, क्वेश्चन ऐप से रिलेटेड था, तो हम लोग ऐप और पोर्टल को डिस्कस कर लेते हैं। तो महाकुंभ मेला 2025 ऐप इसे उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है, और निवाहिका वेब पोर्टल इसे एनआईटी कालीकट ने लॉन्च किया है। हाथी ऐप को असम सरकार ने लॉन्च किया है। सिटीजन सेंटिनल ऐप इसे केरल सरकार ने लॉन्च किया है। और निर्माण पोर्टल को कोल इंडिया लिमिटेड ने लॉन्च किया है। संज्ञान ऐप को रेलवे सुरक्षा बल ने लॉन्च किया है। और एफसीआई शिकायत निवारण ऐप को भारतीय खाद्य निगम ने लॉन्च किया है।
एक पेड़ माँ के नाम इस ऐप को संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लॉन्च किया है और प्रवाह पोर्टल को भारतीय रिजर्व बैंक ने लॉन्च किया है। सारथी 2.0 ऐप को सेबी ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, जी बाला सुब्रमण्यम को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी जी बाला सुब्रमण्यम को मालदीव देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। आइए इसको डिटेल में जान लेते हैं। 1998 के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी जी बाला सुब्रमण्यम को मालदीव में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। और बात करें फ्रेंड्स इन्होंने किनका स्थान लिया है, तो जी बाला सुब्रमण्यम को मोनू महावर की जगह मालदीव में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्तमान में जी बाला सुब्रमण्यम नाइजीरिया के संघीय गणराज्य में भारत के उच्चायुक्त के रूप में कार्यरत हैं। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग मालदीव के बारे में जान लेते हैं। यह हिंद महासागर में एक द्वीप समूह है। यह 1887 में ब्रिटिश अंतरिक्ष राज्य बना। इसे 1965 में यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्रता मिली और 1968 में यह राष्ट्रपति गणराज्य की स्थापना हुई। और मालदीव की राजधानी माले है और यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू हैं और यहाँ की मुद्रा मालदीवियन रुपया है। और ये फ्रेंड्स मालदीव का मैप। अगला प्रश्न है, हाल ही में वरिष्ठ आईपीएस दीपम सेठ को किस राज्य का डीजीपी नियुक्त किया गया है? इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी उत्तराखंड राज्य में अभी हाल ही में वरिष्ठ आईपीएस दीपम सेठ को डीजीपी नियुक्त किया गया है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी दीपम सेठ को उत्तराखंड का नया डीजीपी नियुक्त किया गया। और बात करें इन्होंने किनकी जगह ली है, तो दीपम सेठ ने 1996 बैच के आईपीएस अधिकारी अभिनव कुमार की जगह ली है। आईपीएस अधिकारी अभिनव कुमार पिछले 1 साल से डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे और दीपम सेठ सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के महानिदेशक के रूप में कार्यरत थे। आईपीएस दीपम सेठ अविभाजित उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों में कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। और बात करें फ्रेंड्स आईपीएस दीपम सेठ की नियुक्ति का आदेश किसके द्वारा किया गया है, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सचिव शैलेश बगौली द्वारा आईपीएस दीपम सेठ की नियुक्ति का आदेश दिया गया है। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग उत्तराखंड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। तो उत्तराखंड मदरसा बोर्ड संस्कृत को अनिवार्य विषय के रूप में लागू करेगा। समान नागरिकता संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन सेवा उत्तराखंड में शुरू की गई है। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में आयोजित होंगे। पीएम मोदी ने भारत की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा संजीवनी का शुभारंभ उत्तराखंड के ऋषिकेश में किया है। देश के पहले राइटर्स विलेज का उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया। भारत और कजाकिस्तान के बीच काजिंद अभ्यास 2024 का आयोजन उत्तराखंड के ओली में हुआ है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि रखा गया है? इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी असम राज्य में करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि रखा गया है। आइए इसको डिटेल में जान लेते हैं। असम सरकार ने करीमगंज जिले का आधिकारिक नाम बदलकर श्रीभूमि जिला और करीमगंज नगर का नाम श्रीभूमि नगर कर दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में यह निर्णय लिया गया है, जो क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक महत्व को सम्मानित करने के लिए उठाया गया कदम है। और फ्रेंड्स, बात लेते हैं नाम बदलने का उद्देश्य क्या है। तो नाम बदलने का उद्देश्य स्थानीय गौरव और पहचान को मजबूत करना है। सरकार की यह पहल राज्य की धार्मिक और सांस्कृतिक जड़ों को पुनर्जीवित करने की दिशा में एक प्रयास है। अच्छा फ्रेंड्स,
अब हम लोग जो भी हाल ही में नाम बदले गए हैं उन सबका रिवाइज कर लेते हैं। तो महाराष्ट्र सरकार ने अहमदनगर का नया नाम अहिल्यानगर किया है। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती बनी है। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नया नाम अयोध्या धाम किया गया। राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल का नया नाम गणतंत्र मंडप किया गया। राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल का नया नाम अशोक मंडप किया गया। पोर्ट ब्लेयर का नया नाम श्री विजयपुरम किया गया। तेलंगाना की नई राजधानी हैदराबाद बनी है। गुजरात के सिग्नेचर बीच का नया नाम सुदर्शन सेतु बदला गया। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नया नाम निरंजन शाह स्टेडियम किया गया। तेलंगाना सरकार ने राजगान का नाम बदलकर जय जय हे तेलंगाना घोषित किया है। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग असम राज्य के बारे में जान लेते हैं। तो असम की राजधानी दिसपुर है और असम के वर्तमान मुख्यमंत्री हिमंत बिश्वा शर्मा हैं और असम के वर्तमान राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। और असम में विधानसभा सीटों की संख्या टोटल 126 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है। लोकसभा सीटों की संख्या 14 है और उच्च न्यायालय गुवाहाटी उच्च न्यायालय है। और असम की प्रमुख नदियों की बात करें फ्रेंड्स तो ब्रह्मपुत्र, बराक, सुबनसिरी, धनसिरी, जिया, बोरीली, कोपिली, मानस, दीखो और तोरसा यहाँ की प्रमुख नदियों में शामिल है। और ये है फ्रेंड्स असम का मैप। अगला प्रश्न है, हेमंत सोरेन किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी हेमंत सोरेन यह झारखंड राज्य के नए मुख्यमंत्री बने। आइए डिटेल में जान लेते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में वह 28 नवंबर को फिर से एक बार झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। हेमंत सोरेन को सर्वसम्मति से इंडिया ब्लॉक द्वारा विधायक दल का नेता चुना गया है, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी और सीपीआई शामिल है। और फ्रेंड्स, शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल समेत इंडिया गठबंधन के कई दिग्गज नेता यहां पर शामिल होंगे। अगला प्रश्न है, नवंबर 2024 में 9वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहां किया जाएगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी हरियाणा के कुरुक्षेत्र में नवंबर 2024 में 9वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। आइए इसको डिटेल में जान लेते हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 28 नवंबर से 15 दिसंबर 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। और बात करें फ्रेंड्स, यह महोत्सव कब से मनाया जा रहा है? तो यह महोत्सव सन 2016 से मनाया जा रहा है। इस महोत्सव में तंजानिया को पार्टनर देश और उड़ीसा को पार्टनर राज्य के रूप में चुना गया है। और बात करें फ्रेंड्स इस दिवस के उद्देश्य की, तो इस महोत्सव का उद्देश्य भागवत गीता का संदेश फैलाने और हरियाणा की वैश्विक उपस्थिति को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग हरियाणा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का रिवाइज कर लेते हैं। तो वन मित्र योजना का उद्घाटन हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा किया गया। हरियाणा ने बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप जीती। 2024 में पहली बार वैश्विक महिला कबड्डी लीग की शुरुआत कहाँ की गई? तो हरियाणा में की गई। और एनटीपीसी हरियाणा राज्य में ग्रीन चारकोल संयंत्र स्थापित करेगी। हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शील नागू बने। हरियाणा राज्य सरकार ने 5000 युवाओं को नौकरियां प्रदान करने के लिए आईटी सक्षम युवा योजना शुरू किया। और हरियाणा ने पंजाब राज्य को जीडीपी में पीछे छोड़ दिया है। अगला प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक बल 27 नवंबर से 30 नवंबर तक SAREX-24 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी केरल के कोच्चि में भारतीय तटरक्षक बल 27 नवंबर से 30 नवंबर तक SAREX-24 का आयोजन किया जा रहा है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। भारतीय तटरक्षक बल 27 से 30 नवंबर तक कोच्चि में SAREX-24 का आयोजन किया जा रहा है।
और बात करें फ्रेंड्स SAREX 24 का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज इसका फुल फॉर्म होता है। और इसके उद्देश्य की बात करें फ्रेंड्स तो खोज और बचाव कार्यों को बढ़ाना है। और इसका आयोजन राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव बोर्ड द्वारा किया जाता है। इस अभ्यास में राष्ट्रीय एजेंसियां और विदेशी भागीदार शामिल होंगे, जिनका उद्देश्य समुद्री आपात स्थिति से निपटने में भारत की क्षमताओं में सुधार करना है। और बात करें फ्रेंड्स इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो राजेश कुमार सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक एस परमेश गतिविधियों की देखरेख में किया जा रहा है। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग ICG के बारे में जान लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म इंडियन कोस्ट गार्ड होता है, जिसे हिंदी में भारतीय तटरक्षक बल कहा जाता है। और बात करें फ्रेंड्स इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 18 अगस्त सन 1978 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक DGS परमेश शिवमणि हैं। और इंडियन कोस्ट गार्ड यह किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो यह रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। और इंडियन कोस्ट गार्ड का आदर्श वाक्य क्या है? तो वयम रक्षामः इसका आदर्श वाक्य है, जिसका शाब्दिक अर्थ हम रक्षा करते हैं। और इसकी शुरुआत 1 फरवरी सन 1977 को हुई थी और औपचारिक रूप से 1978 को भारतीय संसद के तटरक्षक अधिनियम 1978 द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और आप लोग यह भी जानते रहिए फ्रेंड, इसलिए हर साल 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल इनोवेशन मिशन 2.0 को मंजूरी दी है। यह कब तक चलेगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी 31 मार्च 2028 तक यह चलेगा। आइए डिटेल में जान लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन 2.0 को मंजूरी दी है, जो 31 मार्च 2028 तक चलेगा। इस चरण के लिए बजट 2,750 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। और इसके उद्देश्य की बात करें फ्रेंड्स तो भारत के नवाचार और उद्यमिता परिदृश्य को बढ़ाना है। और इसके लक्ष्य की बात करें तो अधिक से अधिक रोजगार और नवीन उत्पाद बनाना है, जिससे भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग AIM 2.0 यानी अटल इनोवेशन मिशन 2.0 के बारे में जान लेते हैं। तो यह अटल टिंकरिंग लैब और अटल इनोवेशन सेंटर जैसी AIM की सफलता के आधार पर AIM 2.0 का उद्देश्य नई पहलों को बढ़ावा देना और उनका संचालन करना है। अच्छा फ्रेंड्स, अटल इनोवेशन मिशन 2.0 के अंतर्गत प्रमुख कार्यक्रम के बारे में जान लेते हैं। तो भाषा समावेशी नवाचार कार्यक्रम, इसके अंतर्गत गैर अंग्रेजी भाषी नव प्रवर्तकों को समर्थन देने के लिए 22 अनुसूचित भाषाओं में स्थानीय नवाचार केंद्र स्थापित करना। और फ्रंटियर कार्यक्रम, इसके अंतर्गत जम्मू और कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों और आकांक्षी जिलों में वंचित क्षेत्रों में 2500 नए ATL का निर्माण करना है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने रेसलर बजरंग पुनिया पर कितने वर्षों का बैन लगाया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी 4 वर्षों तक राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने रेसलर बजरंग पुनिया पर बैन लगाया है। आइए इसको डिटेल में जान लेते हैं फ्रेंड्स। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी नाडा ने डोपिंग से जुड़े नियमों के उल्लंघन के लिए ओलंपिक कांस्य पदक विजेता बजरंग पुनिया पर 4 साल के लिए निलंबित कर दिया है। नाडा ने पहली बार पुनिया को सैंपल ना जमा करने के लिए 23 अप्रैल 2024 को निलंबित किया था। यानी पहले फ्रेंड्स इनको 1 साल के लिए 23 अप्रैल 2024 को नाडा ने निलंबित किया था। अभी फिर से इन्हें नाडा ने 4 साल के लिए बैन कर दिया है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में अंगदान दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी 27 नवंबर को अभी हाल ही में अंगदान दिवस मनाया गया है। आइए इसको डिटेल में जान लेते हैं। अंगदान दिवस हर साल 27 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिवस अंगदान के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। और बात करें फिर अंगदान का मतलब क्या होता है, तो अंगदान का मतलब किसी व्यक्ति के शरीर से अंग को निकालकर उस अंग को जरूरतमंद लोगों में ट्रांसफर करना होता है ताकि उनका जीवन बचाया जा सके। और फ्रेंड्स इसके कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं, उसको भी देख लेते हैं। तो अंगदान के प्रति जागरूकता फैलाना, इसके अंतर्गत लोगों को यह बताना कि अंगदान से कई जीवों को बचाया जा सकता है और यह एक महान कार्य है। और कानूनी और चिकित्सीय जानकारी देना, इसमें अंगदान से जुड़ी कानूनी प्रक्रिया, चिकित्सा नियम और अंगदान के बाद के तरीके के बारे में जानकारी प्रदान करना। और बात करते हैं इसकी 2024 की थीम क्या है, तो आज किसी की मुस्कान का कारण बने, यह अंगदान दिवस 2024 की थीम है। और फ्रेंड्स आप लोग यह भी जानते रहिए, अंगदान दिवस पहली बार 27 नवंबर सन 2010 में मनाया गया था। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग 28 नवंबर 2024 के करंट अफेयर्स के क्विज क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, सीसीआई ने हाल ही में फ्लिपकार्ट में हिस्सेदारी हासिल करने के लिए किसे मंजूरी दी है? तो अल्फाबेट इंक को अभी हाल ही में सीसीआई ने फ्लिपकार्ट में हिस्सेदारी हासिल करने के लिए मंजूरी दी है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के तहत कितने कैलेंडर वर्षों के लिए धनराशि आवंटित की गई है? तो 3 वर्षों के लिए धनराशि आवंटित की गई है। 13वें संयुक्त राष्ट्र वैश्विक भूस्थानिक सूचना प्रबंधन GGIM एशिया प्रशांत पूर्णाधिवेशन और क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो अपना भारत देश इसकी मेजबानी करेगा। नई दिल्ली से श्रीनगर तक वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के कब तक शुरू होने की उम्मीद है? तो जनवरी 2025 तक इसको शुरू होने की उम्मीद है। अटल इनोवेशन मिशन के लिए सरकार ने कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो 2750 करोड़ रुपए अटल इनोवेशन मिशन के लिए सरकार ने मंजूर किए हैं। सरकार ने हाल ही में पैन 2.0 प्रोजेक्ट के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो 1435 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। शिवराज सिंह चौहान ने किस अभियान की शुरुआत की है? तो नई चेतना 3.0 की शुरुआत अभी हाल ही में शिवराज सिंह चौहान ने की है। FSIB ने इंडियन बैंक के MD और CEO के रूप में किसे नामित किया है? तो विनोद कुमार को FSIB ने इंडियन बैंक के MD और CEO के रूप में नामित किया है। तो फ्रेंड्स इसी प्रश्न के साथ ही ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा और इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।